हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज के सेशन में हम ऑडिटिंग को कवर करने वाले हैं करण चौधरी की बुक से, जो कि ईपीएफओ की बुक है। और ईपीएफओ के लिए इससे पहले मैंने इस किताब से बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर दिया है। मैंने सोशल सिक्योरिटी डाल दिए हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए जितनी भी योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को मैंने डाल दिया है। इससे पहले मैंने अकाउंटिंग भी कवर किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डाल दिया है, लेबर लॉ को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। उसके लिए मैं उसके जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियोस तक पहुंच सकें। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए हम आज अंकेक्षण के बारे में जानेंगे। अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। प्रारंभ में अंकेक्षण से अभिप्राय केवल इस बात की जांच करने से था कि क्या हिसाब किताब रखने वाले लोगों ने धन की प्राप्ति तथा उसके भुगतान के समस्त व्यवहार और विधिवत रूप से लिखे हैं। उसके भुगतान के समस्त व्यापार पूर्ण तथा विधिवत रूप से लिखा है या फिर नहीं। अंकेक्षण पहले मात्र रोकड़ बही यानी कैश बुक की जांच तक ही सीमित था, लेकिन आजकल इसका क्षेत्र अधिक व्यापक व विस्तृत हो गया है, क्योंकि लगभग सभी व्यावसायिक संस्थाओं में नकद व उधार दोनों ही तरह के व्यवहार होते हैं। अंकेक्षण के अंतर्गत व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, उनका मूल्यांकन, लागत परीक्षण, अंतिम खातों का प्रारूप परीक्षण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आदि के अनेक कार्यों का समावेश किया जाता है। अगर संक्षेप में कहें तो अंकेक्षण किसी व्यावसायिक संस्था के लेखों की विशिष्ट एवं विवेचनात्मक जांच है, जो एक योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा संस्था से प्राप्त प्रमाणकों यानी वाउचर्स, प्रपत्रों, सूचना तथा स्पष्टीकरणों की सहायता से की जाती है। जिसमें ऑडिटर एक निश्चित समयावधि के लिए तैयार वित्तीय विवरणों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के संबंध में ये रिपोर्ट दे सके कि प्रस्तुत स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट उस संस्था की आर्थिक स्थिति का ठीक या फिर सही रूप प्रस्तुत करता है या नहीं। प्रस्तुत लाभ हानि खाता संस्था की लाभ या हानि की वास्तविक स्थिति को बतलाया है या नहीं, और यथा लिखे नियमानुसार किए गए हैं या नहीं, एवं वे पूर्ण है या नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के अनुसार अंकेक्षण उपक्रम के एक नियम अवधि से संबंधित समंकों, विवरणों, अभिलेखों, क्रियाओं तथा निष्पादन वित्तीय व अन्य का एक व्यवस्थित व स्वतंत्र परीक्षण है। उसके सम्मुख प्रस्तुत व कार्य का परीक्षण करने के लिए आवश्यक साक्ष्य आदि का अनुमान लगाता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर अपने निर्णय लिपिबद्ध करता है, जिसे वो अंकेक्षण रिपोर्ट के रूप में संप्रेषित करता है। सारांश में ये कहा जा सकता है कि अंकेक्षण एक स्वतंत्र व्यक्ति, जिसे ऑडिटर या CA कहते हैं, उसके द्वारा हिसाब किताब की पुस्तकों की विशिष्ट, तर्कपूर्ण, निष्पक्ष व विवेचनात्मक जांच है, जो कि प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं व स्पष्टीकरणों एवं अन्य साक्ष्य के द्वारा की जाती है, तथा जिसका उद्देश्य एक नियत अवधि के बाद निर्मित लाभ हानि खाता व स्थिति विवरण की सत्यता को बताना है और ये रिपोर्ट करना है कि अंतिम खाते उचित स्थिति दर्शाते हैं और वे नियमानुकूल हैं अथवा नहीं। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों एवं विवरणों पत्रों को जांचना एवं सत्यापित करना है। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य किसी भी संस्था लेखा पुस्तकों एवं विवरण पत्रों को जांचना और सत्यापित करना है। स्पाइसर एवं पेगलर ने अंकेक्षण के उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है नियोक्ता या कर्मचारियों के द्वारा रखे गए हिसाब किताब एवं विवरण पत्रों को जांचना एवं सत्यापित करना। वैसे तो त्रुटियां और कपटों को खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य के सहायक होने चाहिए। इस चार्ट में अंकेक्षण के उद्देश्यों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि इस चार्ट में दिखाया गया है। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य है वित्तीय विवरणों को पूर्णता, सत्यता, नियमानुकूलता व उचितता का परीक्षण करना।
सहायक उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना और इसके अन्य उद्देश्य हैं कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। प्राथमिक उद्देश्य है उन पर अपनी राय प्रकट करना। सहायक उद्देश्य है छल कपट का पता लगाना और इसके अन्य उद्देश्य हैं वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अंकेक्षर के उद्देश्य में जो 3 भागों में इसके विभाजित किए गए हैं, उसमें एक सहायक उद्देश्य है त्रुटियों और छल कपट को रोकना और अन्य उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों एवं बाह्य पक्षों को संतुष्ट करना। तो ये 3 उद्देश्य हैं अंकेक्षर के। अंकेक्षर का जो प्राथमिक उद्देश्य है, अंकेक्षर का प्राथमिक उद्देश्य संस्था के वित्तीय विवरणों यानी लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट की सत्यता व उचितता इस दृष्टि से परीक्षण करना है जिससे कि अंकेक्षक उन पर अपनी राय देने में समर्थ हो सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान्य लेखांकन नीतियों के कलेवर के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। अंकेक्षक की सहमति वित्तीय विवरणों की साख स्थापित करने में सहायक होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के 2 तथा 3 के अनुसार अंकेक्षक को ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में निर्मित स्थिति विवरण कंपनी के मामलों का सही व उचित चित्र प्रदर्शित करता है और लाभ हानि खाता सही व उचित लाभ या हानि दर्शाता है। तो ये है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के 2 और 3 के अनुसार ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना पड़ता है। ये दोनों अपने विचार व्यक्त करने के लिए ऑडिटर को सर्वप्रथम उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वित्तीय विवरणों का परीक्षण करना पड़ता है। ये सभी विवरण वैधानिक आवश्यकताओं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी एएस तथा स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यानी एसएपी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये जो वैधानिक विवरण है इसकी आवश्यकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार तैयार की जाती है। परीक्षण का काम एक स्वतंत्र व पेशेवर समीक्षक यानी रिवाइवर के रूप में किया जाता है। अंकेक्षक की स्वतंत्रता से आशय ये है कि वो अपने नियोक्ता, संस्था अथवा विभिन्न स्वार्थ रखने वाले बाह्य पक्षों के दबाव से दूर रहेगा तथा निष्पक्ष होकर के उपयुक्त ऑडिट तकनीक व उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुसार कार्य करेगा। और अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य हैं उपरोक्त प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उद्देश्य आवश्यक हो जाते हैं उन्हें सहायक उद्देश्य कहा जाता है। एक अंकेक्षक को सदैव कपट व अन्य अनियमितताओं की विद्यमानता की संभावना को ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य के अंतर्गत 3 कार्य आते हैं। वो 3 कार्य हैं लेखों की अशुद्धि व त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट का पता लगाना और त्रुटियों व छल कपट को रोकना। ये 3 उद्देश्य है अंकेक्षण के सहायक। अंकेक्षण के लाभ की बात करें यानी एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, तो अंकेक्षण के लाभों की व्याख्या 3 शीर्षक के अंतर्गत हो सकती है। पहला शीर्षक है उपक्रम या संगठन के लिए लाभ, उपक्रम के स्वामियों के लिए लाभ और अन्य पक्षों के लिए लाभ। तो अगर उपक्रम या संगठन के लिए लाभ की बात करें यानी एडवांटेज ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उपक्रम के कर्मचारी अधिक नियमित, जागरूक व सावधान यानी सामयिक अंकेक्षक यानी पीरियोडिकल ऑडिट के परिणाम स्वरूप उपक्रम के समस्त कर्मचारी जो लेखा पुस्तकों के लिए उत्तरदायी होते हैं अपना कार्य नियमित रूप से, कुशलतापूर्वक और सावधानी से करते हैं। अंकेक्षण के भय से वो सदैव अपने कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं। अशुद्धियों व छल कपट का पता लगाना यानी पुस्तपालन व लेखाकर्म के कार्य में की गई अशुद्धियों व छल कपट का सरलता से पता चल जाता है। सामयिक अंकेक्षण कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण बनाए रखता है, अन्यथा रोकड़ या माल का गबन करने की इच्छा पनप सकती है। साख व ऋण की प्राप्ति यानी अंकेक्षित खातों के आधार पर संस्था को ऋण सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकता है। अंकेक्षित खाते के अधिक विश्वसनीय होते हैं। अंकेक्षित जो होते हैं वो अंकेक्षित खाते जो होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। उन्हें संस्था की साख व प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। उनसे संस्था की साख व प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। करारोपण विषय दायित्व का निर्धारण यानी अंकेक्षित खातों के आधार पर जिन्हें कर अधिकारी भी मान्यता प्रदान करते हैं, कर की देय राशि का निर्धारण भी सरलता से किया जा सकता है। आयकर अधिनियम में टैक्स ऑडिट का प्रावधान है। आयकर अधिनियम में किसका प्रावधान है? टैक्स ऑडिट का प्रावधान है।
वहीं अगर व्यापार की बिक्री की बात करें तो व्यापारी की बिक्री के समय भी अंकेक्षिक खाते लाभदायक हैं, क्योंकि इनके आधार पर व्यापार के वास्तविक मूल्य की गणना की जा सकती है। संघर्षों का सुलभ समाधान, यानी यदि अधिक मजदूरी, भत्ता या लाभांश के भुगतान विषयक कोई झगड़े उठते हैं तो अंकेक्षिक खातों के आधार पर उन्हें सरलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। दावे का निपटारा, यानी अंकेक्षिक खाते बीमा कंपनियों को भी दावों यानी क्लेम्स के निपटारे में मान्य होते हैं। व्यापार प्रतिनिधि द्वारा संचालन, अंकेक्षण उस समय भी उपयोगी सिद्ध होता है जब व्यापार का प्रबंध किसी प्रतिनिधि के हाथ में होता है। आंतरिक नियंत्रण पद्धति की दुर्बलताओं का पता लगाना, यानी अंकेक्षण के माध्यम से संस्था की आंतरिक नियंत्रण पद्धति के दोष उभर कर के सामने आते हैं और उन्हें भी दूर किया जा सकता है। और है लेखों की नियमानुकूलता का ज्ञान, अंकेक्षण के माध्यम से संगठन को भी ये पता लग जाता है कि लेखा पुस्तकें विधानुसार रखी गई है या फिर नहीं। लेखांकन अनिवार्य क्यों है? आगे हम जानते हैं कि लेखांकन अनिवार्य क्यों है। लेखांकन की अनिवार्यता के संबंध में कुछ दलीलें दी जा सकती हैं। तो जो दलीलें दी जा सकती हैं वो दलीलें हैं, व्यवसाय में ख्याति यानी गुडविल का निर्धारण प्रायः पिछले वर्षों के लाभ हानि के आधार पर किया जाता है और लाभ हानि का सही आकलन लेखांकन के द्वारा ही संभव है। और अगली जो दलील दी जा सकती है वो दलील है व्यवसाय की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने और उसकी वृद्धि के उपायों को खोजने के लिए भी लेखांकन प्रणाली अत्यावश्यक है। लेखांकन के आधार होते हैं वाउचर्स यानी प्रमाणक, जो उपयुक्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। कर अधिकारी लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किए गए लेखों पर भी विश्वास करते हैं, अतः सही कर निर्धारण के लिए भी लेखांकन आवश्यक है। व्यवसाय को ऋण देने वाले व्यक्ति व संस्थाएं उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही ऋण देते हैं, जिसका सही अनुमान लेखांकन संबंधी लेखों के विश्लेषण से ही लगाया जा सकता है। व्यापार के विक्रय मूल्य पर निर्धारण उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाता है, जिसका सही अनुमान लेखों के आधार पर ही संभव है। सरकार से आयात निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि लेखांकन के नियमों के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। और यदि व्यवसाय अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो नियमानुसार रखे गए लेखों के आधार पर न्यायालय में दिवालिया घोषित करवाने का आदेश प्राप्त कर ऋण चुकाने के दायित्व से छुटकारा पा सकता है। पिछले वर्षों की आर्थिक स्थिति का वर्तमान विवरणों से तुलना करके भावी योजना तैयार की जा सकती है। और अगली जो दलील है वो दी जा सकती है वो है प्रबंधकीय सूचना प्रणाली यानी MIS काफी सीमा तक लेखांकन की शुद्धता एवं पूर्णता पर निर्भर करती है। लेखांकन और अंकेक्षण में अंतर क्या है? ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? लेखांकन जो है वो लेखपाल का कार्य पुस्तपालन के कार्य के बाद आरंभ होता है। इसी कारण ये कहा जा सकता है कि जहाँ से पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से लेखा कर्म जो है वो प्रारंभ होता है। जहाँ से पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से लेखा कर्म प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत कुछ क्रियाएं आती हैं। वो क्रियाएं हैं पुस्तपालन के कार्य की जांच, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, चिट्ठा तैयार करना एवं भूल सुधार यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तथा समायोजन के लेखे यानी एडजस्टिंग एंट्रीज करना। संक्षेप में ये सभी सारांश और एनालिसिस करने की प्रक्रिया है। सारांश यानी तलपट और फिर इसका विश्लेषण अंतिम खाते तैयार करके किया जाता है। लेखपाल एक सुशिक्षित व्यक्ति होता है जो कि पुस्तपालन के कार्य को भली प्रकार से समझता है। लेखपाल अंतिम खाते तैयार करता है और अंकेक्षक इस अंतिम खाते का तर्कपूर्ण अध्ययन करता है। तो ये तो बात हुई लेखांकन की। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण की। तो जहां लेखा कार्य समाप्त होता है वहीं पे अंकेक्षण प्रारंभ होता है। एक अंकेक्षक लेखपाल के कार्य की जांच करता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि अंकेक्षक व्यापार के हिसाब किताब की जांच है। अंकेक्षण व्यापार के हिसाब किताब की जांच है जो कि प्राप्त प्रमाण को प्रपत्रों, सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के आधार पर की जाती है। ध्यान रहे कि अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है और ये स्पष्ट करना होता है कि संस्था का लाभ हानि खाता और चिट्ठा उसकी स्थिति का ठीक एवं सही रूप प्रस्तुत करते हैं अथवा नहीं। आर्थिक विवरण का अंकेक्षण यानी बैलेंस शीट ऑडिट। तो इस प्रकार के अंकेक्षक में मुख्य रूप से चिट्ठे यानी स्थिति विवरण,
बैलेंस शीट में उल्लिखित संपत्तियों व देनदारियों की जांच पड़ताल की जाती है। व्यापार के दैनिक कार्य व्यवहार में होने वाले लेन देनों का परीक्षण नहीं किया जाता है। विभिन्न लेन देनों से संबंधित प्रमाणों व प्रविष्टियों का केवल उस सीमा तक परीक्षण किया जाता है जितना चिट्ठे की सत्यता, स्थायी संपत्तियों, चालू संपत्तियों, स्थायी देनदारियों, चालू दायित्व व पूंजी की जांच पड़ताल करता है। अन्वेषक को संपत्तियों की खरीद बेच, हरास, ऋण लेने व देने, पूंजी जारी करने व वापस करने से संबंधित प्रविष्टियों की जांच करनी पड़ती है। अंकेक्षक असाधारण आय व व्यय तथा संपत्तियों से संबंधित लाभ व हानि को निर्धारित करने के लिए लाभ हानि खाते की भी जांच करता है, जिससे वो स्वयं को संतुष्ट कर सके कि चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों को उचित मूल्य पर दिखाया गया है। ऐसा अंकेक्षण प्रायः बैंकों के लिए अपनाया जाता है, क्योंकि बैंकों में जो दैनिक लेन देन होती है वो अत्यधिक होती है। आंतरिक निरीक्षण सुदृढ़ होता है और आंतरिक अंकेक्षण की भी व्यवस्था होती है। आगे हम जानेंगे चालू अंकेक्षण के बारे में, यानी कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के बारे में। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक निश्चित अथवा अनिश्चित समय के अंतर में पूरे वर्ष बही खातों की जांच पड़ताल करने में व्यस्त रहता है। इस तरह अंकेक्षक संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच के लिए निश्चित अंतराल पर संस्था में आता है और सभी व्यवहारों के लेखों की विस्तृत जांच करता है। ये जांच वो वर्ष भर करता है, साल भर वो जांच ये करता है और वित्तीय वर्ष के अंत में वो अंतिम खातों की पूर्ण जांच करता है। तो इस प्रकार अंकेक्षण को चालू अंकेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के अंकेक्षण को चालू अंकेक्षण कहते हैं। चालू अंकेक्षण के क्या लाभ है? खातों की विस्तृत एवं गहन जांच संभव होती है चालू अंकेक्षण से। खाते सदा तिथि एक पूर्ण रहते हैं, यानी अप टू डेट रहते हैं खाते। त्रुटियों और कपटपूर्ण व्यवहारों का निदान शीघ्र हो जाता है। व्यवसाय के कर्मचारियों पर नैतिक दबाव बना रहता है। अंकेक्षक को विशिष्ट समस्याओं पर मनन करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। अंकेक्षित अंतिम खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तुरंत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वर्ष भर विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध होती रहती हैं। और क्या लाभ है चालू अंकेक्षण से? व्यवसाय की बारीकियों से परिचित हो जाने के कारण अंकेक्षक समय समय पर उपयोगी सुझाव भी दे सकता है। लागत अंकेक्षण का वर्णन करते हैं। क्या है लागत अंकेक्षण? तो लागत अंकेक्षण यानी जिसको कॉस्ट ऑडिट कहते हैं, लागत अंकेक्षण की परिभाषा इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ने ये दी है कि लागत अंकेक्षण लागत लेखों के ठीक होने का सत्यापन एवं लागत लेखा योजना का अनुसरण करता है। इस परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। क्या बातें हैं? लागत लेखों के उद्देश्यों के अनुरूप लागत लेखा योजना चलानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि योजना तथा उद्देश्यों का समन्वय अंत तक रहता है या नहीं। उसी तरह आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए जिससे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले। ये भी जांच करनी चाहिए कि लागत निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धतियों तथा निर्णयों का परिपालन भलीभांति किया जा रहा है या नहीं। आंकड़े ठीक हैं, इस बात का सत्यापन किया जाना चाहिए। तो इस तरह लागत अंकेक्षण का प्रमुख लाभ ये है कि प्रबंधकों को मूल्य निर्धारण, निर्णय लेने, नियंत्रण आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। अंकेक्षण की ऐसी प्रणाली आंतरिक निरीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उपयोगी होती है और वित्तीय अंकेक्षण के लिए भी बड़ी ही सहायक होती है। ये सब होते हुए भी वित्तीय तथा लागत अंकेक्षण के उद्देश्यों में बड़ी भिन्नता है। चालू अंकेक्षण और सामयिक अंकेक्षण में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट। तो जो अंकेक्षण पूरे वर्ष भर चलता है उसे चालू अंकेक्षण कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अंकेक्षण वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर, अंतिम खाते बन जाने पर और अंतिम खाते बनने के बाद प्रारंभ होता है और तब तक चलता है जब तक कि पूरे काम समाप्त न हो जाए, तो वो सामयिक अंकेक्षण कहलाता है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है जो कि आपको इस बॉक्स में मिलने वाला है। तो ये अंतर का आधार होगा इन दोनों में अंतर बताने के लिए। अगर अंकेक्षण की अवधि के आधार पर बात करें तो चालू अंकेक्षण जो है इसमें अंकेक्षण लगभग पूरे वर्ष ही चलता रहता है
और वहीं सामयिक अंकेक्षर जो है, इसमें अंकेक्षर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर प्रारंभ व कार्य समाप्त होने तक चलता रहता है। अंतिम खातों का बनाया जाना बात करें तो चालू अंकेक्षर जो है, ये अंतिम खाते बनाए जाते हैं। इसमें अंकेक्षर प्रारंभ होने से पहले अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं चालू अंकेक्षर में, बल्कि अंकेक्षर के चलते हुए ही बनाए जाते हैं। वहीं सामयिक अंकेक्षर में प्रारंभ होने से पूर्व इसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते बना करके तैयार कर लिए जाते हैं। जांच के स्वरूप की बात करें तो जो चालू अंकेक्षर हैं, इसमें लेखा पुस्तकों की विस्तृत एवं पूर्ण जांच संभव होती है। वहीं सामयिक अंकेक्षर में विस्तृत जांच कर पाना संभव नहीं है। उपयुक्तता की बात करें तो चालू अंकेक्षर बहुत बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के लिए, जहां लेन देन अधिक संख्या में होते हैं, अधिक उपयोगी होता है। वहीं सामयिक अंकेक्षर छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त होता है। त्रुटि और कपट की संभावना होती है क्या चालू अंकेक्षर में? चालू अंकेक्षर में होने के बाद लेखा पुस्तकों में त्रुटि और कपट बचे रह जाने की संभावना कम होती है। चालू अंकेक्षर होने के बाद लेखा पुस्तकों में त्रुटि एवं कपट बचे रह जाने की संभावना कम होती है। वहीं सामयिक अंकेक्षर पूरा हो जाने के बाद भी इस बात की काफी संभावना बनी रहती है कि खातों में कोई भी त्रुटि अथवा कपट मौजूद हो। अंकेक्षर का पूरा होना। चालू अंकेक्षर जो है, इसमें अंकेक्षण का कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाता है। वहीं सामयिक अंकेक्षर में इसमें अंकेक्षर का काम जो है समाप्त होने में काफी समय लग जाता है। और नैतिक प्रभाव की बात करें तो चालू अंकेक्षर संस्था के कर्मचारी पर अधिक नैतिक प्रभाव डालता है। वहीं सामयिक अंकेक्षर इसका संस्था के कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत कम नैतिक प्रभाव पड़ता है सामयिक अंकेक्षर का। सांविधिक या वैधानिक अंकेक्षर यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट। योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा किया गया अंकेक्षर जो किसी विधान के अनुसार अनिवार्य बना दिया गया है, वो वैधानिक या सांविधिक अंकेक्षर कहलाता है। कौन कहलाता है? योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा किया गया अंकेक्षर जो किसी विधान के अनुसार अनिवार्य बना दिया जाता है, वो होता है सांविधिक अंकेक्षर यानी वैधानिक अंकेक्षर। योग्यता प्राप्त चार्टर अकाउंटेंट जो प्रतिष्ठान के खातों को तैयार करने या उसके प्रबंध से संबंधित नहीं होते हैं, अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। अंकेक्षर का कार्य करने अंकेक्षक की नियुक्ति उनके कर्तव्य, अधिकार और दायित्व तथा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के विषय में संबंधित विधानों में व्यवस्था का उल्लेख है। तो जो ये नीचे संगठन दिए गए हैं, इन संगठनों में वैधानिक अंकेक्षर कराया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति कंपनियां, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत आने वाली बैंकिंग कंपनियां, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां, विभिन्न धार्मिक एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ न्यास, समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियां, संसद अथवा विधानसभाओं के द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम एवं आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ विशेष श्रेणी के व्यापार एवं पेशों का अंकेक्षर। इतने जो ये संगठन आप देख रहे हैं, ये संगठनों में वैधानिक अंकेक्षर कराए जाते हैं। आंतरिक या मध्य अंकेक्षर यानी इंटरिम ऑडिट। कभी कभी व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतरिम खाते बनाने और उनका अंकेक्षण करवाने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे कंपनी के द्वारा वर्ष के मध्य अंतरिम लाभांश की घोषणा करने हेतु। अतः किसी भी वर्ष के दौरान कराए जाने वाले अंकेक्षण को अंतरिम या मध्य अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है। वास्तव में ऐसे अंकेक्षण का उद्देश्य अस्थायी होता है। ऐसे अंकेक्षण से सामयिक या वार्षिक अंकेक्षण सुलभ हो जाती है। तो अंतरिम अंकेक्षण की क्या लाभ है? अंतरिम अंकेक्षण उसी स्थिति में अच्छा होता है जहां पर वर्ष के मध्य में खातों का प्रकाशन करना आवश्यक हो। अंतरिम अंकेक्षण के बाद अंतिम अंकेक्षण का कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है। अंतरिम अंकेक्षक से कपट और त्रुटियों की शीघ्रता से पकड़ हो जाती है। अंतरिम अंकेक्षण के द्वारा कपट और त्रुटियों की शीघ्रता से पकड़ हो जाती है, तुरंत ही पकड़ हो जाती है।
अब आगे हम अंकेक्षण कार्यक्रम की बात करें यानी ऑडिट प्रोग्राम की, तो अंकेक्षण कार्यक्रम विस्तृत व लिखित योजना है जिसके आधार पर अंकेक्षक व उसका स्टाफ अंकेक्षण का काम करते हैं। ये एक तरह की सूची है जो कि अंकेक्षक के द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रदर्शित करती है। इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य सहायक क्लर्कों के बीच कार्य का उचित विभाजन करना और ये देखना कि कोई भी काम जांच से छूट तो नहीं पाई है। तो ये है प्रोग्राम। आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब है? आंतरिक अंकेक्षण किसी भी संस्था के लेखों एवं क्रियाओं का पुनरावलोकन है जो कि संस्था में ही नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा निरंतर रूप से किया जाता है। इस कार्य को करने वाले कर्मचारी आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। ये आवश्यक नहीं है कि सीए हो, जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। प्रायः बड़े संस्थानों में एक पृथक स्टाफ रखा जाता है जिसका प्रमुख काम आंतरिक अंकेक्षण का होता है। इसका कार्य ये जांच करना होता है कि व्यापार के व्यवहारों के लेखांकन का समुचित प्रबंध है, व्यापार के व्यय व लेन देन अधिकृत व उत्तरदायी अधिकारी के नियंत्रण में किए जाते हैं तथा लेखांकन में प्रमाणक रीतियों का पालन किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था में कर्मचारी सावधानी से काम करते हैं जिससे छल कपट व अशुद्धियों की गुंजाइश कम हो जाती है। ये एक तरह की रचनात्मक तथा प्रतिरक्षात्मक यानी कॉन्स्ट्रक्टिव एंड प्रोटेक्टिव उपाय है जिसमें कि व्यवसाय के लेखांकन, वित्तीय तथा अन्य कामों पर एक व्यापक नियंत्रण रहता है। आंतरिक निरीक्षण का क्या अर्थ है यानी मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक का? तो आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। आंतरिक निरीक्षण की कार्य प्रणाली विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें लेन देनों का कार्य कर्मचारियों में इस तरह से योग्यता अनुसार बांट दिया जाता है कि कर्मचारी के काम की जांच दूसरे कर्मचारी के द्वारा और दूसरे कर्मचारी के काम की जांच तीसरे कर्मचारी के द्वारा किए जा सके और इस तरह प्रत्येक कर्मचारी के काम की जांच हो सके। जैसे कि एक व्यक्ति से रुपया प्राप्त हुआ है, इस लेन देन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में व्यक्ति रुपया प्राप्त करता है, वो उसकी 2 रसीदें बना करके संबंधित उच्च अधिकारी से हस्ताक्षर करवा करके मूल प्रति जमा कराने वाले को देगा और रसीद की प्रतिलिपि स्वयं अपने पास रख लेगा। और दूसरा, व्यक्ति इन समस्त प्राप्तियों की रसीदों से रोकड़ बही में प्रविष्टि करेगा तथा तीसरा व्यक्ति इन लेखों की जांच करके रोकड़ बही से संबंधित खातों में खतौनी करेगा। तो इस तरह स्वतंत्रता पूर्वक एक कर्मचारी के काम की जांच स्वतः ही दूसरे कर्मचारी के द्वारा हो जाती है और यही क्रम चलता रहता है। इस व्यवस्था में जब तक ये कर्मचारी आपस में नहीं मिल जाते हैं, कपट की संभावना नहीं रहती है। तो इस प्रकार की जांच का उद्देश्य व्यावसायिक त्रुटियों, कपटों और अनियमितताओं से होने वाली हानियों से बचना है। आंतरिक निरीक्षण या जांच यानी इंटरनल चेक। स्पाइसर और पैगलर के अनुसार आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कर्तव्य की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित सभी कार्यों को न लिख सके जिससे कि 2 या अधिक व्यक्तियों की साठगांठ के बिना छल कपट न हो सके तथा इसके साथ साथ अशुद्धियों की संभावनाएं न्यूनतम हो जाए। अन्य शब्दों में कहें तो आंतरिक निरीक्षण किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य आवंटन का वो व्यवस्था है जिसमें समस्त कर्तव्यों व दायित्वों का विभाजन इस प्रकार से हो जाए कि कोई भी एक कर्मचारी किसी लेन देन के लेखे को प्रारंभ से अंत तक न कर सके और एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतंत्र रूप से दूसरे के द्वारा किया जा सके। आंतरिक अंकेक्षण तथा वैधानिक अंकेक्षण में अंतर क्या है? अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो विधान के द्वारा कुछ कंपनियों जैसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित कंपनी, बैंकिंग व बीमा कंपनी तथा अन्य जनोपयोगी कंपनियों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। इस तरह कंपनियों का सभी तरह का अंकेक्षण हो, इस तरह की कंपनियों का सभी प्रकार का अंकेक्षण जो कि विधान के द्वारा अनिवार्य बना दिया गया है वो वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। अब हम बात करेंगे आंतरिक अंकेक्षण व वैधानिक अंकेक्षण में क्या अंतर है। तो इन दोनों के अंतर का ये आधार होगा। अनिवार्यता के आधार पर बात करें तो आंतरिक अंकेक्षण कंपनी की इच्छा पर है, अनिवार्य नहीं होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण कंपनियों के लिए अनिवार्य है।
स्थिति की बात करें तो आंतरिक अंकेक्षण कंपनी का अपना ही कर्मचारी करता है। ये आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षण कंपनी का अपना ही कर्मचारी करता है, वहीं इसका अंकेक्षण एक स्वतंत्र व्यक्ति करता है। वैधानिक अंकेक्षण का अंकेक्षण एक स्वतंत्र व्यक्ति करता है। उत्तरदायित्व के आधार पर देखें तो इस अंकेक्षण को करने वाला कर्मचारी अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, और वहीं वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षण को करने वाला अंकेक्षक कंपनी के अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है और उन्हीं को अपनी रिपोर्ट देता है। आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण में क्या अंतर है, तो ये इनका आधार होगा अंतर के लिए। कार्य की प्रकृति के आधार पर बात करें तो आंतरिक जांच जो है इसका संबंध लेखा करने व उनकी जांच से है, दोनों काम साथ साथ होते हैं। वहीं आंतरिक अंकेक्षण इसका संबंध मात्र लेखों के परीक्षण यानी जांच से है। जांच के समय की बात करें तो इसमें लेखा व जांच कार्य दोनों साथ साथ होते हैं। वहीं आंतरिक अंकेक्षण लेखा कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आंतरिक अंकेक्षण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। पृथक स्टाफ के आधार पर बात करें तो आंतरिक जांच जो है, आंतरिक जांच में लेखा व जांच करने वाले एक ही कर्मचारी होते हैं। वहीं आंतरिक अंकेक्षण में जांच करने वाले अलग कर्मचारी होते हैं जिनका लेखा कार्य से कोई भी संबंध नहीं है। उद्देश्य की बात करें तो आंतरिक जांच का उद्देश्य लेखा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने तथा त्रुटियों व कपटों की रोकथाम के उद्देश्य से किया जाता है। वहीं अशुद्धियों व कपटों का पता लगा करके उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण की बात करें तो अशुद्धियों व कपटों का पता लगा करके उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। ये है आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य। छल कपट की खोज की बात करें तो आंतरिक जांच में कार्य के दौरान ही छल कपट का पता लग जाता है। वहीं आंतरिक अंकेक्षण में छल कपट का पता उस समय चलता है जब काम संपूर्ण हो जाता है। पुनर्निरीक्षण व निरीक्षण की बात करें तो लेखा क्रिया के साथ साथ जांच का कार्य भी चलता रहता है आंतरिक जांच में, और आंतरिक अंकेक्षण में लेखों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। सलाह व प्रयोजन क्रिया, आंतरिक जांच एक प्रयोजन क्रिया है, वहीं आंतरिक निरीक्षण जो है, अंकेक्षण जो है वो आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध की उपदेश क्रिया यानी एडवाइजरी है। प्रभावशाली जांच, आंतरिक जांच में केवल ये पता लगाया जाता है कि लेख प्रभावशाली है या फिर नहीं। वही आंतरिक अंकेक्षण में लेखा प्रणाली व आंतरिक निरीक्षण देने दोनों के प्रभावशाली होने का पता लगाया जाता है। प्रमाणन, सत्यापन तथा मूल्यांकन यानी वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के बारे में हम जानेंगे अब। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रमाणन से आशय हिसाब किताब की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणकों के आधार पर जांच करना, स्वयं प्रमाणकों की सत्यता की जांच करना है, जिससे अंकेक्षक को ये विश्वास हो सके कि लेखें ठीक है, पूर्ण रूप से अधिकृत है तथा शुद्ध है। तो ये कुछ परिभाषाओं हैं जिसके आधार पर प्रमाणन की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो जैसे कि प्रमाणन के अंतर्गत हिसाब किताब की पुस्तकों में किए गए लेखों की जांच प्रमाणकों के द्वारा की जाती है। ये प्रमाणकों का भी शुद्धता की जांच की जाती है। प्रमाणन का उद्देश्य ये है कि पुस्तकों में किए गए लेखे ठीक, शुद्ध व अधिकृत है। प्रमाणन का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। अंकेक्षण का सार यानी प्रमाणन अंकेक्षक की एक आधारभूत प्रविधि है। प्रमाणन हो जाने के बाद ही अंकेक्षक कार्य आगे बढ़ाता है। यदि अंकेक्षक प्रमाणन का कार्य कुशलता से करता है तो अनेकों अशुद्धियों तथा अनियमितताओं का पता प्रमाणन के समय ही चल सकता है। प्रमाणन करने से लेखों की सत्यता, शुद्धता, अधिकृतता तथा पूर्णता का पता चल जाता है। प्रमाणन का कार्य संतोषप्रद कर लेने तथा इसमें कोई भी अशुद्धियों तथा अनियमितता सामने न आने की दशा में ही अंकेक्षक लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे को सत्य व वास्तविक प्रमाणित करने की दशा में कदम आगे बढ़ा सकता है। प्रमाणन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डी पॉला ने कहा है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। अंकेक्षण की पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रमाणन कितने योग्यता तथा गहनता के साथ किया गया है। वास्तव में प्रमाणन अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी है।
इस प्रकार मानव शरीर में जिस तरह से मानव के शरीर में कुशलतम काम करने के लिए रीढ़ की हड्डी का सही और मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह से अंकेक्षक काम कार्य से वांछित फल प्राप्त करने के लिए प्रमाणन का सही होना भी आवश्यक है। यदि प्रमाणन कार्य पूरी योग्यता, लगन और कुशलता से ना करे तो अंकेक्षक कार्य व्यर्थ सिद्ध हो सकता है। प्रमाणन करते समय स्मरणीय बिंदु क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? मेमोरेबल पॉइंट्स वाइल वाउचिंग। तो प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का? प्रमाणक किसके नाम से है। प्रमाणन करते समय सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि अमुक प्रमाणक नियोक्ता के नाम से ही है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है। क्या प्रमाणक व्यापार से संबंधित है, यानी इस बात को भी देखना चाहिए कि वो व्यापार से संबंधित है या फिर नहीं। तिथि, प्रमाणक की तिथि अंकेक्षक को अवधि के भीतर ही होनी चाहिए। प्रमाणक से किससे लाभ हो रहा है ये देखना आवश्यक है कि प्रमाणक से नियोक्ता को ही लाभ हो रहा है या फिर उसके किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। यदि किसी प्रमाणक से ये पता चल जाता है कि किसी कर्मचारी ने अपने हित में कोई व्यवहार किया है तो ऐसा प्रमाणक व्यवसाय से संबंधित नहीं हो सकता। हस्ताक्षर, प्रमाणक पर भुगतान करने वाले के सही हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रमाणक जहां तक संभव हो छपे हुए फॉर्म पर ही होना चाहिए। रसीदी टिकट, यदि रसीद ₹500 से अधिक की है तो उस पर रसीदी टिकट अवश्य होनी चाहिए। भुगतान की स्वीकृति, भुगतान किसी उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। प्रमाणक के लिखे शब्दों व अक्षरों में लिखी गई राशि एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। विवरण का मिलान, प्रमाणक का विवरण पुस्तकों में लिखे हुए व्यवहारों के विवरण से मेल खाना चाहिए। खोए हुए प्रमाणकों की सूची, खोए हुए प्रमाणकों की अलग से एक सूची तैयार होनी चाहिए। पुनः प्रस्तुत, ये देखिए कि वो जो वाउचर है पहले किसी सौदे के सबूत में स्वीकार तो नहीं किया जा चुका है। इसके लिए अंकेक्षक को पास किए गए प्रमाणकों पर अपनी मोहर लगा देनी चाहिए जिससे उनको दोबारा प्रस्तुत ना किया जा सके। यदि किसी प्रमाणक का कोई विवरण या फिर अंक कटा हुआ है तो उस पर उचित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रमाणक के कार्य में नियोक्ता के कर्मचारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अंतर नियमों अथवा अन्य संबंधित प्रलेखों का भी अध्ययन करना चाहिए। एक साथ एक बैठक में जांच करना, किसी विशेष पुस्तक से संबंधित समस्त प्रमाणकों को जहां तक संभव हो एक साथ और एक ही बैठक में जांच लेने का प्रयास करना चाहिए। क्रमागत संख्या, प्रमाणकों पर जो नंबर पड़ी हो वो क्रमशः होनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति से पत्र व्यवहार, यदि किसी प्रमाणक के संबंध में अंकेक्षक को शंका पैदा हो जाती है तो उसके समाधान की श्रेष्ठ विधि द्वारा संबंधित व्यक्ति से पत्र व्यवहार करना होगा। प्रमाणन की विशेषताओं की बात करें तो प्रमाणन के अंतर्गत हिसाब किताब की पुस्तकों में किए गए लेखों की जांच प्रमाणकों के द्वारा की जाती है। ये प्रमाणक को भी शुद्धता की जांच है, ये प्रमाणकों की भी शुद्धता की जांच है। प्रमाणन का उद्देश्य यह है कि पुस्तकों में किए गए लेखे ठीक, शुद्ध व अधिकृत है। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, स्थिति विवरण की तिथि पर विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। स्थिति विवरण एवं लाभ हानि खाते की शुद्धता पूर्ण रूप से संपत्तियों एवं दायित्वों के उचित मूल्य पर निर्भर होती है। अतः संपत्तियों और दायित्वों का सही मूल्यांकन करना अंकेक्षक का प्रमुख कर्तव्य होता है। मूल्यांकन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने कुछ विभिन्न तरीके से दिया हुआ है जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन के निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है। मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन के कुछ तत्वों का ज्ञान है। वो तथ्य हैं व्यापार का सही आर्थिक स्थिति का बोध, सही लाभ हानि का ज्ञान, गुप्त संचय की जांच और विनियोजित पूंजी की साक्षरता। मूल्यांकन यानी प्रमाणन और सत्यापन में क्या अंतर है? तो इनके ये अंतर का आधार है। अगर आशय की बात करें तो मूल्यांकन का आशय है प्रमाणकों की यानी वाउचिंग की सहायता से पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाता है। वहीं सत्यापन में संपत्तियों की विद्यमानता, औचित्य व स्वामित्व को सिद्ध किया जाता है। दोनों पद्धतियों का आधार
प्रमाणक में लेखों की सत्यता प्रमाणकों की जांच की सहायता से जांच की जाती है। प्रमाणन में लेखों की सत्यता प्रमाणकों की सहायता से जांच की जाती है, जबकि सत्यापन में लेखों की सत्यता का आधार केवल प्रमाणक ही नहीं होते हैं, बल्कि अन्य संभव विधियों की सहायता से भी सत्यापन किया जाता है। समय की बात करें तो मूल्यांकन जो है, प्रमाणन का कार्य किसी भी समय किया जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य किसी भी समय में किया जा सकता है, जबकि प्रमाणन सत्यापन का एक अंग है। सत्यापन का काम सामान्यतः स्थिति विवरण बनाने के बाद किया जाता है। पारंपरिक संबंध की बात करें तो प्रमाणन सत्यापन का एक अंग है, वहीं सत्यापन प्रमाणन का अंग नहीं है। मूल्यांकन करें तो प्रमाणन में संपत्तियों व दायित्वों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जबकि सत्यापन में संपत्तियों व दायित्वों की सत्यता का पता चलता है। विभाज्य लाभों के विषय में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, यानी एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो क्या है ये डिविजिबल प्रॉफिट्स यानी विभाज्य लाभ? विभाज्य लाभ से आशय उस समस्त लाभ से होता है जो कि किसी कंपनी के अंशधारियों में वैधानिक रूप से बांटा जा सकता है। सभी लाभ विभाज्य योग्य नहीं कहे जा सकते हैं। मात्र वो ही लाभ जो अंशधारियों में कानूनी दृष्टि से बांटे जा सकते हैं वो विभाज्य योग्य लाभ होते हैं, यानी वो विभाज्य लाभ कहलाते हैं। विभाज्य लाभ का निर्धारण और वितरण करते समय संचालकों के द्वारा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए संचालकों के द्वारा वो बातें हैं, कंपनी अधिनियम की धारा 123, 126 और 127 की व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। सीमा नियम तथा अंतर नियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लाभ हानि की गणना लेखाकर्म के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुकूल होनी चाहिए और लाभांश का वितरण किसी भी दशा में पूंजी में से नहीं होना चाहिए। पूंजी लाभ यानी कैपिटल प्रॉफिट्स। पूंजी लाभ जो है ये सामान्य लाभ नहीं होता है, ये किसी स्थायी संपत्ति की बिक्री से या फिर अंश निर्गमन पर अधिमूल्य यानी प्रीमियम आदि से प्राप्त होते हैं। साधारणतः पूंजी लाभ को लाभांश के रूप में वितरित करना व्यापार के लिए उचित नहीं माना जाता है, फिर भी कुछ शर्तों के पालन करने से ये लाभ लाभांश के रूप में वितरित किए जा सकते हैं। तो जो शर्त है जिनके पालन से लाभ लाभांश के रूप में वितरित किए जा सकते हैं वो शर्त है कंपनी के अंतर नियम की अनुमति से ये लाभ रोकड़ के रूप में प्राप्त कर लिए गए हो, ये लाभ कंपनी की संपत्तियों के पुनर्मूल्यन के बाद उत्पन्न हुई हो और ये पूंजीगत हानियों को पूरा करने के बाद शेष बचे हों। ये कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करने से लाभ लाभांश के रूप में वितरित किए जा सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न पूंजी वृद्धि यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित कर देना चाहिए, उसी तरह अंशों पर प्रीमियम खाता और पूंजी विमोचन संचय का यदि कोई शेष है तो इन्हें बोनस अंश जारी करने के काम में लिया जा सकता है। इन्हें नगद लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता है। वैधानिक दृष्टिकोण है, कंपनी अधिनियम के अनुसार अब लाभांशों में लाभांश बांटा जा सकता है, ये लाभ पूंजीगत भी हो सकता है। इस तरह इस संबंध में कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही पूंजीगत लाभ लाभांश के रूप में बांटे जा सकते हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर पूंजीगत लाभ लाभांश के रूप में बांटे जा सकते हैं। अब कंपनी अधिनियम 1960 की धारा 123 भी पूंजीगत लाभ बांटने की अनुमति देता है। कंपनी अधिनियम संशोधित है। अंकेक्षण नोटबुक यानी ऑडिट नोटबुक के बारे में जानेंगे हम। तो अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक के सामने बहुत सी ऐसी त्रुटियां आती हैं जिनका वो एकदम से स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं। ऐसी त्रुटियों व अनियमितताओं को वो ऑडिट नोटबुक में लिख देता है। इसमें उन महत्वपूर्ण बातों, जोड़ों और शेषों को भी लिखा जाता है जिनकी भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है। इस पुस्तक की उपयोगिता के संबंध में कोई भी विचार है। इस पुस्तक की उपयोगिता के संबंध में कई विचार हैं। कुछ अंकेक्षक को इसको इतना महत्व देते हैं कि अपनी नियुक्ति से लेकर के रिपोर्ट देने तक की सारी बातों को इसमें लिख देते हैं, जबकि कुछ केवल जांच के दौरान मालूम होने वाली मुख्य बातों को ही लिखते हैं। तो ऑडिट नोटबुक में लिखी जाने वाली बातें हैं
व्यवसाय की प्रकृति से संबंधित बातें लिखी जाती हैं ऑडिट नोटबुक में। साझेदारी की दशा में संलेख तथा कंपनी की दशा में पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम की मुख्य बातें। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के होने या फिर न होने की सूचना। महत्वपूर्ण खातों व जोड़ व शेष के बारे में। वे समस्त सूचनाएं जो कि भविष्य के लिए महत्व रखती हैं। खोए हुए प्रमाणकों व बीजक आदि की सूची। अंकेक्षक रिपोर्ट में दी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें। वे शंकाएं जिनका समाधान एवं स्पष्टीकरण भविष्य में करना है। व्यापार की आंतरिक बातें। अंकेक्षक कार्य की प्रगति। ऐसी राशि का विवरण जिसकी पुष्टि किसी अन्य पक्ष के द्वारा की गई हो। अंकेक्षक के प्रारंभ तथा समाप्त करने की तिथि और अंकेक्षक कार्यक्रम की प्रगति, इन बातों को ऑडिट नोटबुक में लिखी जाती है। अंकेक्षण नोटबुक के क्या लाभ हैं? उपयोगिता की बात करें तो पुस्तक प्रमाण के रूप में भविष्य में अंकेक्षक पर यदि कोई भी लापरवाही का दोष लगाया जाता है तो वो इस पुस्तक को अपने बचाव के लिए प्रमाण के रूप में पेश कर सकता है। इसे देख करके अंकेक्षक की योग्यता और बुद्धि का अंदाजा लग जाता है। अंकेक्षक कार्य में सुविधा। इस नोटबुक्स के रखने से अंकेक्षक कार्य में सुविधा मिलती है, क्योंकि इसमें सभी जरूरी जो बातें होती हैं वो समय समय पर लिख दी जाती हैं। कर्मचारियों के बदलने पर भी अंकेक्षक काम में बाधा नहीं पड़ती है इस नोटबुक के रहने से। कार्य की प्रगति का ज्ञान हो जाता है। नोटबुक से ये भी ज्ञात हो जाता है कि अंकेक्षक के संबंध में कितना काम हो चुका है और कितना अभी शेष है। भावी अंकेक्षक कार्य में सहायक, यानी इस पुस्तक को भविष्य में किए जाने वाले अंकेक्षक कार्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पिछली अनियमितताओं और विशेषताओं से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है अंकेक्षक नोटबुक से। एक फर्म और एक कंपनी के अंकेक्षक में क्या अंतर है? एक फर्म का अंकेक्षण नियोक्ता के द्वारा प्राप्त आदेश तथा साझेदारी संलेख के द्वारा किया जाता है। वही एक कंपनी का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 2013 और न्यायालय के निर्णयों के अनुसार किया जाता है। फर्म में अंकेक्षक कार्य की सीमा विस्तृत, सीमित और विभिन्नता पर आधारित होती है। वही अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य कंपनी अधिनियम की आवश्यकता धाराओं से प्रभावित होती है। फर्म में अंकेक्षक को लिखित साझेदारी संलेख उपलब्ध कराया जा सकता है और दिया जा सकता है। वही कंपनी में अंकेक्षक के लिए कंपनी के पार्षद अंतर नियम की व्यवस्थाओं की जानकारी करना आवश्यक है। ऐसा निर्णय लीड्स स्टेट बिल्डिंग सोसाइटी वर्सेस शेपरेड 1887 के मुद्दे में दिया है। फर्म में अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ही अपनी रिपोर्ट या प्रमाणन देता है। वही कंपनी के संबंध में अंकेक्षक कंपनी अधिनियम के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चाहे एकाकी व्यापार हो या फिर साझेदारी फर्म, अंकेक्षक को उसका रजिस्ट्रेशन या अन्य परिवर्तनों को प्रमाणित करना चाहिए। वही कंपनी चाहे प्राइवेट हो या फिर पब्लिक, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन तो कहीं नहीं किया गया है। फर्म के संबंध में लाभ व हानि का उपयोग या समाधान विशेष आदेशों तथा व्यवहारों पर निर्भर करता है। वही कंपनी अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि स्थायी तथा अस्थायी हानि में अंतर किया गया है और विभाजित लाभ व लाभांश तथा पूंजीगत लाभों में सही अंतर किया गया है। फर्म में अंकेक्षक सामान्य विधान के अनुसार लापरवाही के लिए उत्तरदायी हो सकता है। वही कंपनी अंकेक्षक सामान्य विधान के अंतर्गत उत्तरदायी होने के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 340 के अंतर्गत कर्तव्य भंग के लिए उत्तरदायी हो सकती है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में हम जानेंगे, यानी अपॉइंटेड ऑफ कंपनीज ऑडिटर, कैसे नियुक्ति होती है कंपनी अंकेक्षक की। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार किसी भी कंपनी की अंकेक्षक की नियुक्ति विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न शक्तियों के द्वारा की जा सकती है। जिन जिन अवस्थाओं में जिन जिन शक्तियों के द्वारा की जा सकती है वो है प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, यानी कंपनी सम्मेलन की तिथि के 30 दिन के भीतर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। इस तरह नियुक्त किया गया अंकेक्षक प्रथम वार्षिक सभा के अंतिम दिन तक अपने पद पर कार्य करता है। यदि संचालक मंडल अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो इसकी सूचना उसे कंपनी के सदस्यों को देनी पड़ती है। कंपनी के सदस्य सूचना प्राप्ति के 90 दिन के भीतर
EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। इस तरह नियुक्त किया गया अंकेक्षक प्रथम वार्षिक साधारण सभा के अंतिम दिन तक अपने पद पर काम करेगा। अंशधारियों के द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जा सकती है? प्रत्येक कंपनी अपनी वार्षिक सभा के किसी भी व्यक्ति या फर्म या की अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति करेगी। प्रत्येक कंपनी अपनी प्रथम वार्षिक सभा में किसी व्यक्ति या फर्म की अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति करेगी, जो इस सभा की समाप्ति से अलग निरंतर 6 वार्षिक सभाओं तक अपने पद पर बना रहेगा। अंकेक्षक का कार्य करना 5 वर्ष तक सीमित है। इस नियुक्ति से पूर्व अंकेक्षक से उसकी लिखित सहमति तथा उनकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र लेना होगा। इस अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव के द्वारा अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन किया जाना आवश्यक होगा। कंपनी जिसको अंकेक्षक के पद पर नियुक्त करती है उसकी सूचना उस व्यक्ति को देगी। कंपनी इस नियुक्ति की सूचना जिस तिथि का वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति हो गई है उस तिथि से 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भी देगी। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को ऐसी सूचना देना कंपनी के लिए अनिवार्य है। धारा 139 के 2 के अनुसार कोई भी सूचीबद्ध कंपनी यानी लिस्टेड कंपनी या वर्ग विशेष की कंपनी जैसा कि विहित हो कि किसी व्यक्ति को 5 साल की अवधि से अधिक के लिए अंकेक्षक के पद पर नियुक्त या फिर पुनः नियुक्त नहीं करेगी। किसी ऑडिट फर्म को 5 वर्ष की 2 कलाविधियों से अधिक के लिए नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं करेगी। किसी भी व्यक्ति को 5 साल या 5 साल से अधिक के लिए अंकेक्षक के पद पर अपॉइंट या फिर से अपॉइंट नहीं किया जाएगा और किसी भी ऑडिट फर्म को 5 साल की 2 कलाविधियों से अधिक के लिए नियुक्त या फिर पुनर्नियुक्त नहीं करेगी। सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है? यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो कंपनी के समामेलन की तिथि से 2 महीने यानी 60 दिन के भीतर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, यानी कैग। अगर कैग इस अवधि के भीतर अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो ये काम 30 दिन के भीतर संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। यदि संचालक मंडल भी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो वो इसकी सूचना कंपनी के सदस्यों को देनी पड़ती है। कंपनी के सदस्य एक असाधारण सभा में 60 दिन के अंदर अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। तो इस तरह से नियुक्त किया गया जो अंकेक्षक होगा वो प्रथम वार्षिक साधारण सभा के अंतिम दिन तक अपने पद पर कार्य करता है। परवर्ती अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है? यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो इसके बारे में धारा 139 के 5 में है कि धारा 139 का 5 है कि ये नियुक्ति जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तिथि से 180 दिन में कर देनी चाहिए। इस तरह की नियुक्त किया गया होगा अंकेक्षक वो कंपनी की वार्षिक सभा संपन्न होने की अंतिम तिथि तक अपने पद पर कार्य करेगा। आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो अचानक से जो जगह खाली हो जाती है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी? तो इसके बारे में धारा 139(8) कहता है कि सरकारी कंपनियों के अतिरिक्त यदि किसी कंपनी के अंकेक्षक का पद रिक्त हो जाता है तो संचालक मंडल इस रिक्त स्थान पर पूर्ति रिक्तता की तिथि से, जब वो रिक्त हुई थी वो जगह, उस तिथि से 60 दिन के अंदर करेगा। यदि ये स्थान अंकेक्षक की त्याग पत्र देने से हुआ है तो ऐसी रिक्तता की पूर्ति संचालक मंडल की सिफारिश के आधार पर 3 महीनों के अंदर कंपनी की साधारण सभा ही करेगी। लेकिन सरकारी कंपनियों की दशा में ऐसी रिक्तता की पूर्ति 30 दिन के अंतर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी, यानी कैग के द्वारा की जाएगी। तो कैग भी ये नियुक्ति नहीं कर पाता है, तब अंकेक्षक वार्षिक साधारण सभा के अंतिम दिन तक कार्य करता है। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति धारा 139 के 9 में है। कुछ परिस्थितियों में सेवा से निवृत्त होने वाले अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। किन अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है? यदि वो पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हो,
यदि वह स्वेच्छा से पुनर्नियुक्ति नहीं चाहता है, यदि कंपनी की साधारण सभा में ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है कि किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जाए और सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक को पुनः इस पद पर नियुक्त न किया जाए, ऐसे स्थिति वाले अंकेक्षक को पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो यहीं से ख़त्म होता है हमारा अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यूज़फुल भी है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।